भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। अर्थव्यवस्था के कई आयाम हैं, कई उसके एस्पेक्ट्स हैं और उसमें एक बहुत महत्वपूर्ण होता है हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में हम क्या प्रयोग में लाते हैं, इस्तेमाल करते हैं। और रोज़मर्रा के ज़िंदगी में जिसको हम इस्तेमाल करते हैं वह हमारी अर्थव्यवस्था का सबसे गतिशील पहलू है। इसलिए इसको FMCG बोलते हैं, फास्ट मूविंग गुड्स। माने पूरी इकोनॉमी को बहुत रफ्तार से आगे बढ़ा करके चलता है। और इस पूरी व्यवस्था में बड़ी बड़ी विदेशी कंपनियां हैं। और पिछले दिनों आपने इकोनॉमिक टाइम्स आदि में देखा होगा कि यूनिलीवर की डिग्रोथ हो रही है और कॉलगेट की जो रिकॉर्डेड डिग्रोथ है वो 7% बता रहे हैं। ये विदेशी कंपनियां अपनी डिग्रोथ को मेंटेन करने के लिए ग्रोथ तो नहीं बढ़ा पा रही, कुछ चीज़ों के रेट बढ़ाए हैं, कुछ और दूसरी चीज़ें की हैं कि एकदम से धराशायी ना हो जाएं। और इन सब के बीच में जबकि दूसरी खास करके विदेशी कंपनियों का MNCs जिनका पूरे विश्व में आधिपत्य है, साम्राज्य है, उनके इस डिग्रोथ के दौर में पतंजलि पिछले 5 सालों से और आगे भी हमने 5 साल का एक मास्टर प्लान बनाया है कि लगभग आने वाले 5 सालों में पतंजलि लगभग 100% की ग्रोथ रेट के साथ आगे बढ़ेगा। और इसके पीछे एक बहुत मजबूत व्यवस्था हमने खड़ी की है। रॉ मटेरियल से लेकर के उसके प्रोसेसिंग, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, इन्वेंशन, मैन्युफैक्चरिंग और सप्लाई चेन से लेकर के और कंज्यूमर तक एक इतनी मजबूत व्यवस्था खड़ी की है जो अभेद्य है। और इस व्यवस्था में एक बहुत महत्वपूर्ण पहलू है मॉडर्न ट्रेड। और उस पतंजलि के इस मॉडर्न ट्रेड में एक बहुत बड़ी भूमिका हमारे भाई जो है, आज दोनों ही हैं, हमारे के पित्ती जी और आदित्य पित्ती जी, इन दोनों का बहुत बहुत अभिनंदन है। और क्योंकि इनके साथ हमारा एक बहुत पुराना आत्मीय संबंध है। 2 तरह के संबंध होते हैं दुनिया में, एक व्यावसायिक संबंध होते हैं और एक हमारे आध्यात्मिक संबंध होते हैं। उनको संसार के लोग पारिवारिक संबंध भी बोलते हैं, फैमिली रिलेशनशिप। हमारे सोशल रिलेशंस होते हैं, स्पिरिचुअल फैमिली रिलेशंस होते हैं। एक हमारे बिजनेस रिलेशनशिप होती है। एक संबंध और भी होता है संसार में, उसको रक्त संबंध बोलते हैं। लेकिन वो रक्त संबंध जो है
उससे बड़ा संबंध होता है आत्म संबंध। और इस पित्ती परिवार से हमारा एक आत्म संबंध है और उसकी गरिमा को हमारे बड़े पित्ती साहब और छोटे पित्ती साहब दोनों बहुत प्रामाणिकता से निभाते हैं। और जो है हमें ये कहते हुए गौरव होता है कि जो बड़े पित्ती जी हैं हमारे, इनमें तो अपने बड़ों से जो इन्होंने सीखा, क्योंकि जब किसी के आगे अग्रवाल लग जाता है तो इसका मतलब उसके ब्लड में बिजनेस है। तो इनके जो ब्लड में बिजनेस है वो तो है ही है, लेकिन अपने इस पिता के जो व्यावसायिक समझ है उसको और 4 चांद लगा दिए हमारे आदित्य पित्ते ने, इसलिए पिता से भी ज़्यादा उनका अभिनंदन है। अब हम कोई तुलना नहीं कर रहे हैं। अब पिता के सामने कई बार पुत्र की बड़ाई करो तो बाप खुश भी होता है, और कई बार ऐसे भी हो सकता है, लगता हो कि इसमें मेरे से ज़्यादा क्या है, लेकिन ऐसा बाप को कम से कम नहीं लगता है। तो जो है आचार्य बालकृष्ण जी महाराज और हम जब कई बार ये दोनों साथ में मिल जाते हैं तो आचार्य जी कई बार मजाक में बोल देते हैं कि जो है हम तेरे से भी ज़्यादा इसमें आदित्य पित्ती से प्रसन्न हैं। तो ये इनके लिए प्रसन्नता की बात है। एक कार्य करने का एक तौर तरीका होता है और वक्त के साथ वो तौर तरीके बदलते रहते हैं। ये भी एक जंग है और इस जंग में जैसे आर्थिक युद्ध होते हैं, सारे चाहे वो सेनाओं के युद्ध हैं, देशों के युद्ध हैं, वो उन युद्धों के पीछे भी कहीं ना कहीं पहले ज़माने में भी होता था। तो किसका कहाँ तक राज, बोलो जो जहाँ तक टैक्स वसूलता है उसका वहाँ तक राज है। अब तो इंटरनेशनल टैक्सेस हो गए, इसलिए यदि आर्थिक दृष्टि से देखें तो सारी दुनिया एक हो चुकी है। अब देश की सीमाएं हैं, व्यवसाय की सीमाएं नहीं है। और इन सब के बीच में जो है आज हम आगे बढ़ रहे हैं। मैंने कहा युद्धों के तौर तरीके बदल गए हैं, शिक्षा के तौर तरीके बदल गए हैं, चिकित्सा के तौर तरीके बदल गए हैं, खेती के तौर तरीके बदल गए हैं, आदमी की चलने फिरने के तौर तरीके बदल गए हैं। आदमी पैदल चलता था, फिर बैलगाड़ियों से, ऊँट गाड़ियों से चलता था। आज जो है रॉकेट की गति से चलने वाले विमानों से चलता है, चांद तक पहुंच गया है। तो मॉडर्न ट्रेड के जो तौर तरीके हैं वो आज के कन्वीनियंस, कंफर्ट और स्पीड के अकॉर्डिंग अलग ढंग से चलते हैं। और उसमें जो आदमी अपडेट रहता है या उस स्पीड के साथ मैच करता है वही उसमें ठहर पाता है। अभी क्योंकि आगे का जो लक्ष्य है वो पतंजलि का बहुत बड़ा है। आने वाले 2 से 3 वर्षों में पतंजलि 50,000 करोड़ रुपए के लक्ष्य के साथ आगे बढ़ रहा है। और ये आंकड़े कोई सरकारी आंकड़े नहीं है, ये कोई आंकड़े किसी बिजनेस हाउस, कॉरपोरेट हाउस के नहीं है। ये आंकड़े हमारे इस देश की धरातल से जुड़े हुए हैं, जिसके हमारे सामने बहुत बड़े क्षेत्र हैं। आज हमारे सामने फूड का बहुत बड़ा सेक्टर है। हम लोगों ने अभी इसी साल का लक्ष्य लिया है, जो अभी फाइनेंशियल स्टार्ट होने वाला है मार्च के बाद, की हम करीब हर दिन 1 लाख टन आटा, 1 लाख टन चावल, 1 लाख टन से अधिक चावल, बल्कि 1 लाख टन से अधिक आटा, 1 लाख टन से अधिक चावल, 1 लाख टन से अधिक बिस्किट, 1 लाख टन से अधिक प्रति माह तेल। माने ये छोटे लक्ष्य नहीं है। ये जो है जिन कंपनियों ने इस देश में 50, 60, 70, 80, 100 सालों से जड़ें जमा रखी थी, अब पतंजलि ने उनकी जड़ों को, चोलों को हिला करके तो रख दिया। अब इस बार के आंधे में उड़ने वाले हैं।
और हमने ये जो टारगेट किया है कि ये कोई बहुत बड़ा टारगेट नहीं है। इंडिया का मार्केट इतना बड़ा है, 125 करोड़ लोग यहाँ पर बसते हैं। मैं यदि जो है 1 लाख टन यदि आटा बोल रहा हूँ तो ये कुछ भी नहीं है। भारत के यदि कुल यहाँ के जो फूड का जो पूरा का पूरा यहाँ का कंजम्पशन है उसके अकॉर्डिंग देखें, क्योंकि विदेशों में तो सारा का सारा आप उस कैलकुलेट कर सकते हो, क्योंकि वहाँ पर अपने घर में कोई प्रोसेसिंग नहीं होता। अभी भी हमारे घरों में आटा चक्कियाँ, और हम उसको रेस्पेक्ट करते हैं कि घरों की आटा चक्की वो आज भी गांव में है तो वो अच्छी है, ताज़ा पीसो ताज़ा खाओ। और कुछ आटे तो ऐसे हैं कि जो आप बाज़ार में लॉन्च ही नहीं कर सकते। जैसे हम लोग जहाँ पर बड़े हुए हैं, ये पित्ती जी जहाँ पर बड़े हुए हैं, वहाँ 6 महीने से लेकर के 8 महीने, कहीं तो 12 महीने बाजरा खाते हैं। बाजरा जो है आप पैकिंग में दे ही नहीं सकते, वो कड़वा हो जाता है 7 दिन के बाद, 10 दिन के बाद। तो वो चीज़ें तो चलेंगी ही चलेंगी, लेकिन फिर भी अभी वो चीज़ें गाँव से भी थोड़ी कम हो रही हैं। फिर कुछ जो है उसमें गृह उद्योग, लघु उद्योग ये काम करते हैं, तो उस सबका हम रेस्पेक्ट करते हैं। हम सबको ख़त्म नहीं करना चाहते। हम चाहते हैं कि रॉयल्टी के नाम पर, प्रॉफिट के नाम पर देश का 1 रुपया भी देश के बाहर नहीं जाना चाहिए। वो हमारा स्वदेशी का दर्शन है। आज करीब 25 लाख करोड़ रुपए का हम इंपोर्ट करते हैं डिफरेंट सेक्टर्स में। हम एडिबल ऑयल्स में, पल्सेस में, या हम जो है शुगर में, और एडिबल ऑयल से लेकर के जो हम गैस और डीजल पेट्रोल आदि प्रयोग करते हैं, इन सब में, इलेक्ट्रॉनिक्स में, कुल मिलाकर के देवी देवताओं के चित्र जो देश राम, कृष्ण, हनुमान, बुद्ध, नानक और भगवान, देवी देवताओं को तो बात छोड़िए, जो गुरुओं को, चाहे वो गुरु नानक देव, गुरु गोविंद सिंह आदि, जो गुरुओं के नाम तक नहीं जानता, बस उनके पास फोटो है। हमारे देवी देवताओं की फोटो तक चीन से बन के आती है। हम जो कभी दिवाली को जानता नहीं कि दिवाली क्या है, उसके दिए वहां से बन करके आ जाते हैं। होली के रंग कभी जिसने बिखेरे ना हो, वो होली के रंग चीन से बन करके आ जाते हैं। माने करीब 25 लाख करोड़ रुपए का बाहर से हम इंपोर्ट करते हैं, और 25 लाख करोड़ रुपए की, चाहे वो एग्रीकल्चर में मॉन्सेंटो जैसी कंपनियां हैं, चाहे वो जो है hyundai से लेकर के और टोयोटा से लेकर के तमाम जो है हमारे व्हीकल्स के अंदर, जो है ऑटो इंडस्ट्री के अंदर, चाहे अलग अलग प्रकार की टेक्निकल फील्ड्स हों, अलग अलग क्षेत्रों में, माने खेती से लेकर के ऑटोमोबाइल और आईटी से लेकर के हेल्थ के सेक्टर में जितने भी इक्विपमेंट्स हैं, वो तो 99% बाहर से आ रहे हैं। 99% बड़े बड़े एक्सरा, MRI, ECG से लेकर के तमाम तरह के, कुछ तो हमारे यहाँ पर माने ब्लड टेस्टिंग के किट्स भी यहाँ पर नहीं बनते हैं, कुछ छोटी मोटी को छोड़ करके। बाकी जब यदि आपको हार्मोन्स को चेक करना हो तो किट्स भी बाहर से आते हैं। कोई जर्मनी से आ रही, कोई फ्रांस से आ रही, कोई इटली से आ रही, कोई UK से, कोई USA से आ रही है। टेस्टिंग से लेकर के, मेडिसिन से लेकर के, और बड़े बड़े MRI, एक्सरे आदि की तो मशीनें सब बाहर से आती हैं। और इतनी भयंकर है दवाइयों की मार्केट, हेल्थ में, एजुकेशन में और तमाम सेक्टर्स में। हमारे जो है कपड़ों से लेकर के, और हमारे अभी तो हमने शुरू कर दिया, अभी हमने पहली बार हिंदुस्तान में जो है वो बटर कुकीज लॉन्च किया। वो 500-600 रुपए का आता था। हमने पतंजलि की तरफ से अभी जो बिस्किट के बाद मैदा और कोलेस्ट्रॉल ट्रांसफैट रही जो कुकीज हमने इंट्रोड्यूस किया, वो 200 रुपए का किया है, जो कि बाहर से 500-600 का विदेशी कंपनी हर फील्ड में घुस गई थी। साबुन, शैम्पू, टूथपेस्ट, क्रीम, पाउडर, कोई चीज छोड़ी नहीं, जूते, चप्पल, ऊपर से नीचे तक, कहने को हिंदुस्तानी, बाल देसी। मैं कहा करता था इनमें लगने वाला शैम्पू भी देसी।
आंखें देसी, इनमें लगने वाली काजल विदेशी, दांत देसी, इन पे भी टूथपेस्ट विदेशी, चमड़ी देसी, इस पे लगने वाले साबुन, शैम्पू, क्रीम पाउडर विदेशी। माने जूते चप्पल से लेकर के, कपड़ों से लेकर के, और आदमी जो है उनको जो है ना, ये जो विदेशी कंपनियों की चीज़ें गौरव से पहनता है, ऐसे पूरा कपड़े, सर्दी लग रही है तो भी नीचे कोई जो है अंदर में चाहिए वो गर्म कपड़ा पहन रखा, ऊपर से एडिडास लिखा हुआ, ली लिखा हुआ, वो पहनेगा तो लगता है मैंने कुछ पहन रखा है। अरे विदेशी कंपनियों के दास एडिडास। वो अच्छा, वो जिसको ब्रांडेड मिल जाती है 5-6-10 हज़ार रुपए की, वो खरीदता है, जिसको वो नहीं मिलती तो हमारे नकली बनते हैं उसी को पहनता है। क्या क्यों चक्कर में पड़ रहा है? अपने यहाँ करीब 50 लाख करोड़ रुपए की अर्थव्यवस्था पर जो रिपोर्टेड हमारी जो है जो जीडीपी है वो 16 करोड़ रुपए से ज़्यादा की होती है, जो उसके ऊपर यदि आधे पर विदेशी कंपनियों का कब्जा। तो पिछले दिनों जब बजट चल रहा था तो मैंने एक ट्वीट किया ऐसे हल्का, मैंने कहा बजट बनता है हिंदुस्तान की अर्थव्यवस्था का, लेकिन उसकी आधी अर्थव्यवस्था पर तो विदेशी कंपनियों का कब्जा है। ये तो अपने देश की पूरी अर्थव्यवस्था का बजट है ही नहीं। और अभी भी जो है हमने पॉलिटिकल जो गुलामी है, राजनीतिक जो गुलामी है, उससे तो मुक्ति पा ली। आर्थिक गुलामी, आर्थिक पराधीनता, वो तो आज भी है, आर्थिक लूट। इसलिए हमने अभी स्लोगन चलाया, और ये स्लोगन हमारा 2-3 साल तक चलेगा कि राजनीतिक आज़ादी से तो हमने मुक्ति पा ली है, राजनीतिक गुलामी से तो हमने राजनीतिक आज़ादी, राजनीतिक स्वाधीनता पा ली है। अब इस राजनीतिक गुलामी के बाद में अब आर्थिक गुलामी से भी देश को मुक्ति दिलानी है, और इस भारत को पूर्ण आर्थिक स्वराज, आर्थिक स्वाधीनता, आर्थिक आज़ादी। अब इससे इतने डरे, पिछले दिनों इन एमएनसीज ने जाकर के सिंगापुर के अंदर एक बैठक की, यहाँ के भी कई जो बड़े बड़े लोग थे उनको बुलाया, और उस बैठक में सबको बुला करके पूछा कि भाई और तो सारी चीज़ें ठीक है, ये जो हिंदुस्तान से लेकर के और चीन तक जो पैट्रियोटिज्म का भाव पैदा हो रहा है, इससे कैसे अपनी कंपनियों को प्रोटेक्ट किया जाए। और दुनिया के सबसे बड़े 2 ही बाजार हैं, एक भारत और चीन। और आपकी जानकारी के लिए, अब हिंदुस्तान में तो हम पतंजलि के माध्यम से इस पैट्रियोटिज्म के भाव को लीड कर रहे हैं, अब चीन के अंदर, और अब तो चीन की बात छोड़ो, अब तो पूरी दुनिया की महाशक्ति, सुपर पावर कहा जाने वाला वो अमेरिका भी, वहां का जो ट्रंप है वो भी स्वदेशी के रास्ते पर चल पड़ा है कि वह देश को बचाना है, तो यही एक रास्ता है। जो ग्लोबलाइजेशन और लिबरलाइजेशन के सबसे बड़े ध्वजवाहक माने जाते थे, उसके अगवा माने जाते थे, उसको लीड करने वाले माने जाते थे, वो अमेरिका वाले भी कहते भाई अब हमारे अमेरिकन्स की नौकरी जा रही है, हमारे अमेरिकन्स का व्यापार जा रहा है, हमारे अमेरिकन्स को कुछ नहीं मिल पा रहा है। तो भाई अब यदि आप जो है राजनेताओं के तौर पर देखो, पॉलिटिकल लेवल पर देखो, तो जो चीन साम्यवादी था, जो चीन जो है लेनिनवादी, मार्क्सवादी था, वो तो पूंजीवादी हो गया। और जो अमेरिका पूंजीवादी कहलाता था, कैपिटलिस्ट कहलाता था, अब वो साम्यवादी हो रहा है, समाजवादी हो रहा है, स्वदेशीवादी हो रहा है। माने पूरा उल्टा पुल्टा हो रहा है। अब पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था में एक भूचाल आया हुआ है, और इस पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था में जो तूफान आ रहा है उसको लीड करेगा भविष्य में पतंजलि, कि आपको अपने देश को बचाना है तो स्वदेशी के रास्ते को अपनाना पड़ेगा। और ये जो हमारा जो स्वदेशी का जो रास्ता है, ये हमारा स्वदेशी का रास्ता किसी की खिलाफत का नहीं है। आप लोगों को ये पूरा दर्शन पता होना चाहिए, क्योंकि आप पतंजलि को रिप्रेजेंट करते हो, और उन लोगों के बीच में रिप्रेजेंट करते हो जो है पढ़े लिखे कहलाते हैं। उन पढ़े लिखे लोगों के बीच में जब आप इसको रिप्रेजेंट करते हो तो आपके पास में वो समझ होनी चाहिए कि हमारा ये स्वदेशी का दर्शन क्या है। स्वदेशी का दर्शन कोई विदेशी भगाओ नहीं है। स्वदेशी का दर्शन है इंक्लूसिव, सस्टेनेबल, डिसेंट्रलाइज एंड जस्टिसफुल प्रॉस्पेरिटी, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। ये हमारा स्वदेशी का दर्शन है, और यही हमारे इस स्वदेशी समृद्धि, स्वदेशी उद्योग, आपने सब चीज़ों की डेफिनेशन पढ़ी है। बिजनेस की डेफिनेशन क्या है? तो मैंने
जो बड़े बड़े जो बिजनेस स्कूल हैं उनके बच्चों से पूछा, बोले जी बिजनेस का मतलब तो ये होता है आप कोई ऐसा आर्थिक कार्य करते हैं जिसमें आपको प्रॉफिट होता है, वो बिजनेस। अरे लॉस एंड प्रॉफिट ये तो उसका जो है एक प्रोसीजर है, ये उसकी डेफिनेशन नहीं है। कभी लॉस भी होता है, कभी प्रॉफिट भी होता है, ये तो उसका एक मैकेनिज्म है, वो तो उसकी एक नियत है, उसकी रीत है, उसका एक प्रक्रिया का हिस्सा है कि जब आप कोई आर्थिक गतिविधि करते हैं तो कभी लाभ होता है, कभी हानि होता है। ये तो बिजनेस नहीं है। सच में बिजनेस वो होता है जिसमें मैंने अभी 4 शब्द बोले, समग्र माने इंक्लूसिव, स्थायी माने सस्टेनेबल, विकेंद्रित माने डिसेंट्रलाइज, और न्यायपूर्ण माने जस्टिसफुल, ग्रोथ, प्रॉस्पेरिटी, व्यावसायिक गतिविधि होती है। वो है हमारा स्वदेशी का दर्शन। हमारा मकसद ये नहीं है कि हम कोई जो है सबका हिस्सा छीनना चाहते हैं, कोई सबका हिस्सा छीनने वाला और ये कोई प्रश्न ही नहीं है। हमारा मकसद है कि हम हर एक देश को उसकी अपनी ताकत के आधार पर आगे बढ़ने देना चाहते हैं। ये जो विदेशी कंपनियां जिनका हम विरोध करते हैं, अपने देशों में भी कुछ नहीं करती हैं। नेस्ले वाले अपने देश में, कोका कोला, पेप्सी वाले, यूनिलीवर वाले, ये कोलगेट, पोमोलिव वाले, ये अपने देश में भी कुछ नहीं करते हैं। इनका एक ही मकसद है, बस प्रॉफिट गेन करो। प्रॉफिट मेकिंग मोटिव नहीं हमारा। मैंने कहा कि मैं पतंजलि का अनपेड ब्रांड एम्बेसडर हूं। आचार्य बालकृष्ण जी पतंजलि के अनपेड शेयर होल्डर और एमडी हैं। तो फिर हम ये चला किसके लिए रहे जब हमको कुछ नहीं चाहिए? हम इसलिए चला रहे हैं कि पतंजलि से आज सीधे तौर पर 1 लाख से ज़्यादा लोगों को रोजगार मिल रहा है और 1 करोड़ से ज़्यादा किसानों के जीवन में समृद्धि आ रही है। पतंजलि के माध्यम से आगे आने वाले 3 से 5 वर्षों में मैंने टारगेट रखा है कि कम से कम 5 लाख लोगों को सीधे तौर पर रोजगार देंगे और 5 करोड़ से ज़्यादा किसानों को पतंजलि से सीधे जोड़ करके उनके बीच के बिचौलियों खत्म करके उनकी भी इनकम बढ़ाएंगे। ये तो इसके 2 बड़े पहलू हैं, रोजगार से, समृद्धि से। गरीबी मुक्त भारत बनाओ, नारे चलते रहते हैं, लेकिन नारों से तो देश नहीं बनेगा ना, कुछ करना पड़ेगा। इस दिशा में हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। और पतंजलि का हमने कहा ना तो कोई मालिक व्यापारी है और ना कोई उत्तराधिकारी व्यापारी होगा। पतंजलि का 100% प्रॉफिट केवल और केवल देश की सेवा के लिए, चैरिटी के लिए लगेगा। यह है सबसे बड़ी बात। पतंजलि में कोई प्रॉफिट में डिविडेंड नहीं बटता है। क्यों? कोई डिविडेंड किसी को पाना ही नहीं। इसलिए हमने कहा इसमें करीब 70 से 80% एजुकेशन में लगेगा। देश में अब योग, आयुर्वेद और स्वदेशी के बाद शिक्षा का सबसे बड़ा आंदोलन भी पतंजलि के माध्यम से खड़ा होना है। जो मैकाले की शिक्षा पद्धति है उसके स्थान पर अपने बच्चों को आधुनिकतम शिक्षा मिले। जो भी लेटेस्ट मॉडर्न एजुकेशन है, न्यू वर्ल्ड के साथ कनेक्टिविटी है, साइंस है, टेक्नोलॉजी है, कंप्यूटर है, मैनेजमेंट है, इंजीनियरिंग है, सब कुछ मिले और साथ में हमारे बच्चों को संस्कार मिले। आज अभी स्कूलिंग से लेकर के और यूनिवर्सिटी तक सबसे बड़ा आंदोलन अभी एजुकेशन में पतंजलि करने वाला है। और रिसर्च, एजुकेशन में रिसर्च, एग्रीकल्चर में रिसर्च, और मेडिकल में रिसर्च, योग, आयुर्वेद और हमारा नेचुरोपैथी, इसमें रिसर्च, और आयुर्वेद के एक जड़ी बूटी के ऊपर अभी फेज 1 और 2 के बीच में गैर सरकारी क्षेत्र में नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन में सबसे बड़ा रिसर्च का केंद्र यदि किसी इंस्टीट्यूशन ने बनाया तो वो पतंजलि रिसर्च इंस्टीट्यूशन बन करके, पतंजलि रिसर्च फाउंडेशन बन करके तैयार हो गया। 200 से ज्यादा साइंटिस्ट, और वो वर्ल्ड क्लास के साइंटिस्ट, ऐसे सामान्य नहीं। वो साइंटिस्ट जो है जो पूरी दुनिया में जिनकी ख्याति है, वो साइंटिस्ट काम कर रहे हैं। अभी सेल लाइन से लेकर के और एनिमल ट्रायल और ह्यूमन ट्रायल तक जो एक प्रोसीजर है। अभी जैसे योग को पूरी दुनिया में हमने मान्यता दिलवाई, उसमें प्रधानमंत्री जी ने भी एक बहुत बड़ी भूमिका निभाई।
हमने माने जन जन के मन में हमने उसको प्रतिष्ठापित किया और यूएन में योग का प्रस्ताव रख करके 177 देशों के समर्थन से अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस में जैसे योग को मान्यता दिलाई, ऐसे ही आयुर्वेद को भी मान्यता मिलेगी। क्योंकि हम तो एविडेंस बेस्ड मेडिसिन, एविडेंस बेस्ड रिसर्च के ऊपर हम बिलीव करते हैं। हम विज्ञान और अध्यात्म उसको साथ साथ में लेकर के चल रहे हैं। हमारा मकसद कोई अंधविश्वास को बढ़ाना नहीं है, हमारा मकसद साइंस और स्पिरिचुअलिटी को साथ साथ लेकर के चलना है, इसलिए ये सारा काम हो रहा है। अभी आप थोड़े दिनों में देखेंगे कि जैसे एलोपैथी की दवाइयाँ पूरी दुनिया में जाती हैं, कहते हैं इनके ऊपर हमने क्लिनिकल कंट्रोल ट्रायल किए हैं, ये एविडेंस बेस्ड मेडिसिन है। तो यदि एलोपैथी वाली एविडेंस बेस्ड मेडिसिन है तो हमारी आयुर्वेद को हम सुपर एविडेंस बेस्ड मेडिसिन के तौर पर पूरी दुनिया में स्थापित कर देंगे। ये पूरा का पूरा कार्य चल रहा है, रिसर्च का काम करना है। और इतना ही नहीं, गाय के ऊपर रिसर्च करना। आज हम बोलते हैं गौ माता की जय, और कत्ल खानों में गाय कटती है, सड़कों के ऊपर पन्नियाँ खाती रहती है, उसके पेट में पन्नियाँ जमा हो जाती है, मिट्टी जमा हो जाती है, बाद में उसको कैंसर हो जाता है। हमने तय किया है कि करीब 9 करोड़ देसी नस्ल की गायें हमारे हिंदुस्तान में, उसमें जय राठी है, थारपारकर है, साहिवाल है, कांकरेज है, हरियाणवी नस्ल की गाय है, कुछ और भी अलग अलग 8 करीब भारतीय नस्ल की गायें जो अच्छा दूध देती है। आज ब्राज़ील में हमारी गाय 60 किलो तक देसी गाय दूध देती है। हमने वो कार्य शुरू कर दिया है और इसका भी परिणाम आएगा कि भारतीय नस्ल की गाय अब 5-10 किलो नहीं, भारतीय नस्ल की गाय हिंदुस्तान में ही 50-60 किलो दूध देगी, और वो गाय हम पतंजलि की तरफ से उपलब्ध करवाएंगे। और ये 9 करोड़ जो देसी नस्ल की गाय और 4 करोड़ के करीब जो संकर नस्ल की गाय तैयार हो गए, उनमें भी एम्ब्रियो ट्रांसप्लांटेशन करके उसको सरोगेट मदर के रूप में उसका इस्तेमाल करके उसके भी कोख से देसी नस्ल की गाय पैदा होगी। ये पूरा साइंस और टेक्नोलॉजी के साथ हम आगे बढ़ रहे हैं। गाय की को भी बचाना है, हमें अपनी शिक्षा व्यवस्था को भी बचाना है, अपनी चिकित्सा व्यवस्था को भी बचाना है, अपनी अर्थव्यवस्था को भी बचाना है, हमें भारत के बचपन को भी बचाना है। क्योंकि भारत का बचपन बचेगा तो ही भारत पूरे विश्व का नेतृत्व करने में सक्षम होगा, क्योंकि वही हमारा भविष्य है। वो हमारे घरों का, हमारे कुल खानदान का नहीं, वो हमारे राष्ट्र का भविष्य है। तो कई दिशाओं से